बच्चों, BA फोर्थ सेम। आज हम लोग एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पीरियड 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक बच्चों शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग इसमें मोस्टली इस पूरी यूनिट में इकोनॉमिकल पॉलिसी जो भी ब्रिटिशर्स की थी और जो इसकी कल्चरल पॉलिसीज़ थी या कल्चरल जो भी रेनेसा वगैरह भारत में समाज सुधार और ये सब हुआ था उनके ऊपर ये पूरी पॉलिसी, ये पूरी यूनिट है। जब मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसमें आपको मेरा सिलेबस था उसका ही नहीं पढ़ना है। हम लोगों को जो आपको इसके पार्ट 1 है इस सिलेबस का, जो आपको रितेश सर पढ़ा रहा है, वो वाला हिस्सा भी इसमें अंदर आएगा। तो हम लोग जब बात करेंगे आर्थिक स्थिति की तो 1857 के बाद की आर्थिक स्थिति की बात नहीं करेंगे, हम पूरे ब्रिटिश कालीन आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। और ऐसी स्थिति में चाहे वो उसकी कृषि व्यवस्था हो, चाहे वो उसकी औद्योगिक व्यवस्था हो, चाहे वो दूसरी अन्य व्यवस्थाएं हो, हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से शुरू करके टिल द एंड 1947 तक अगर है कुछ पॉलिसीज़ दिख रही हैं जैसा भी है, उन पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको पूरा पूरा का पूरा ब्रिटिश पीरियड लेना है। तो इसमें आप लोग डिस्टिंग्विश मत करिएगा कि ये मैम का कोर्स है, ये सर का कोर्स है। ये पूरा आपका कंप्लीट कोर्स है जिसमें कि आपको वहाँ से यहाँ तक देखना है। तो इस संदर्भ में 5th यूनिट में हम लोगों को आज आर्थिक स्थिति के अंतर्गत कृषि की क्या नीति थी उसको देखना है। सो it is British economic policy, agriculture policy. Indian villages are always independent and they pay their revenue and developed on their own economic conditions. देखिए हमेशा से भारत के गांव जो हैं वो आत्मनिर्भर रहे थे और वो जो हैं केवल रेवेन्यू दे देते थे, राजस्व दे देते थे। जो भी अपनी रूलिंग एंटिटी होती थी, चाहे वो राजाओं का शासन चल रहा हो या ब्रिटिश कालीन शासन आ गया हो, और वो मुक्त हो जाते थे। बाकी खाने पीने हर व्यवस्थाएं उनकी गांव के अपने स्तर पर हुआ करती थी। तो वो इसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में प्राचीन काल से मध्यकाल तक चले आ रहे थे। बट फार्मर्स कुड नॉट रिमूव्ड बाय देयर फार्मलैंड्स, और कभी भी फार्मर्स को अपनी जोतों से या अपनी कृषि की जो ज़मीनें थी उनसे पदच्युत या हटाया नहीं जाता था। इनिशियली ब्रिटिश अडॉप्टेड द सेम पॉलिसी, ऑफिसर्स कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स बट दे स्टार्टेड एक्सप्लॉयटेशन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड सम न्यू पॉलिसीज़। देखिए क्या था कि शुरू में अंग्रेज़ों ने भी इसी तरह की पॉलिसीज़ रखी और उन्होंने जो लोग ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए और कहा कि जो सिस्टम चला रहा उसको ऐसी कैसी पॉलिसी रेवेन्यूज़ लेके आ जाओ। बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज़ कि एक्सप्लॉयटेशन या जो शोषण है वो किसानों का हो रहा है, और साथ ही साथ शोषण के प्रति सहानुभूति कम थी। इस बात के प्रति चिंता ज़्यादा थी कि अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो है वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों को नहीं मिल रहा है जितना कि वो ग्रो कर रहा है। और इस लालच ने जो है लगातार ब्रिटिशर्स को नई नई राजस्व की नीतियाँ निकालने में और उनको अप्लाई करने में, ट्रायल एंड एरर करने में, क्योंकि वो वहाँ की सिस्टम को देख के आए हैं, वो ब्रिटिश के रेवेन्यू सिस्टम को देख के आए हैं। उनको भारत के रेवेन्यू सिस्टम से कोई खास लेना देना नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे तरह का कुछ सिस्टम हो जाए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, कम से कम लाइबिलिटीज़ हों, जिम्मेदारियाँ हों। तो इसमें उन्होंने देखिए क्या क्या किया। इन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स फाइटिंग इन ऑल ओवर द इंडिया and extending their territories, so they need the money which they could only acquire through the revenue. देखिए सबसे बड़ी बात कि पूरे भारत भर में युद्ध चल ही रहे। 1757 में उन्होंने शुरुआत की है। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी उनको प्लासी के युद्ध के बाद मिल गई है। सो रेवेन्यू शुरू होने का समय सबसे पहले वही है। अब मिल तो गई, बट ऑल ओवर द इंडिया बाकी लोगों से युद्ध लगातार चले जा रहा है। उनके 3 तो कर्नाटक वॉर ही चले थे फ्रांसीसियों के साथ। तो ये जो युद्ध चल रहा है उसमें जो पैसा लग रहा है, अभी ना तो उद्योग है ना ट्रेड भी इस स्तर का है कि उनको बहुत करेंसी दे रहा हो। तो क्या चीज़ उनको करेंसी दे रही है? वो है केवल और केवल एग्रीकल्चर। तो उन्हें रेवेन्यू पर बेस्ड होना पड़ा। इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, trade and other means of income, Britishers started increasing revenue and started some new revenue policies which change the life of the peasants. इसलिए उन्हें जब उसी पर बेस्ड होना है तो 2 ही काम कर सकते हैं, या और एक तो उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, मतलब रेवेन्यू बढ़ा दें, और दूसरा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है इधर उधर वो ख़त्म हो जाए और उनको एक सेट ऑफ फिक्स अमाउंट उनको मिल जाए। सो दे इंट्रोड्यूस सम new policies. In 1767, British company had to pay 4
4 lakh pounds to the British government and also other expenses, so they introduced new policies. तो इतना पैसा आप देखिए 1767 से ही वो दे रहे हैं, 57 में तो प्लस ही हुआ ही है। तो इतना अमाउंट अगर उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है तो अपनी पॉकेट में भी रखना है, अपने लिए भी रखना है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी रखना है, और पर्सनल ट्रेड, पर्सनल रेवेन्यू कलेक्शन, ये तो फिर अभी आप आगे देखेंगे होएगा ही सही। तो लोड किस पे? केवल पीजेंट्स पे। खर्चे कितने हैं? बहुत ज़्यादा। तो क्या करेंगे ये लोग? कौन सी नई पॉलिसीज़ लाएंगे? तो फर्स्ट पॉलिसी इज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट, हिंदी में इसको स्थायी बंदोबस्त, और कई किताबों में इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, बट इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त, दैट मीन्स कि पक्का हो जाए कि इतना रेवेन्यू हमको इनसे उठाना है। दिस पॉलिसी वॉज गिवन टू द by the Lord Cornwallis in 1793. In this policy, landlord became the owner of the land and he had to pay a fixed amount to the Britishers. अब क्या हुआ? अभी तक फार्मर्स ऑनर हुआ करते थे ज़मीन के, अब लैंडलॉर्ड ऑनर हो गया, और लैंडलॉर्ड ऑनर इस तरह से हो गया कि ब्रिटिशर्स ने उसको कहा ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव मी द फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, तुमको देना है, तुम कहीं से भी लाओ, और अगर ये कृषक नहीं दे पा रहे देन इनको रिमूव करो, दूसरों को दो। सो बाय दिस पॉलिसी ऑनर कौन हो गया? लैंडलॉर्ड हो गया, ना कि फार्मर्स। दे एक्वायर्ड द अमाउंट फ्रॉम द फार्मर्स एंड गेव अ सर्टेन फिक्स अमाउंट टू द ब्रिटिशर। वो किसानों से कितना ले रहे हैं इसका कोई लेखा जोखा नहीं, हाँ ये फिक्स था कि इतना अमाउंट तो ब्रिटिशर्स को देना है, देन दे कैन टेक मोर अमाउंट फ्रॉम द फार्मर्स, अपने लिए भी कुछ निकाल सकते हैं, जो कि उन्होंने किया। नाउ द फार्मर्स वॉज स्टार्टेड टू ऑनर ऑफ लैंड एज विच वॉज नॉट एज बिफोर। अब जो है किसान स्वामी नहीं है ज़मीन के, अब लैंडलॉर्ड स्वामी हैं। इट वॉज इम्पोज्ड ऑन बंगाल एंड बिहार, ये बंगाल और बिहार पे लगाया गया। एन अमाउंट ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ was a fixed deposit was going to the Britishers and Britishers were free from any responsibilities. अब कोई जिम्मेदारी नहीं, इतना पैसा हर साल उनके हर उसमें आ जाएगा, ये फिक्स हो चुका था। लैंडलॉर्ड हैव टू पे 10/11 पार्ट टू द ब्रिटिशर्स एंड 1/11 फॉर हिमसेल्फ, 1/10 फॉर हिमसेल्फ। तो इनको इतना देना है और 1/10 उनको खुद के लिए रखना है। In any farmer could not pay the revenue they expelled from their own land. Landlord sometimes increased the revenue but paid the fixed amount to the Britishers. मतलब वही चीज़ें हैं कि अगर कृषक नहीं दे पा रहे तो उनको निकाल दिया जाएगा। अंग्रेज़ों को तो वो फिक्स दे रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा ले रहे हैं वो उनके खुद के लिए। सो बाय दिस सिस्टम अंग्रेज़ों को कुछ समय तक तो फ़ायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनको किसानों की हालत का अंदाज़ा लगने लगा एंड दे रियलाइज दैट देयर शुड सम न्यू पॉलिसी अबाउट दैट, जिससे कि कुछ और सुधार हो सके। तो रैयत वारी सिस्टम निकाला गया। रैयत का मतलब होता है किसान, और रैयत वारी मतलब किसानों के अकॉर्डिंग जो सिस्टम बना, दैट इज़ कॉल्ड द रैयत वारी सिस्टम। दिस सिस्टम वॉज अप्लाइड ऑन Madras presidency. This system was given by the Reed and Monroe. Reed and Monroe ने इस सिस्टम को दिया था और मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले इसको लगाया गया। They told that in the system the contract would be directed with the peasants and landlord would not get anything as profit. तो बीच में से जो लैंडलैंड वाली कम्युनिटी थी वो हटा दिया गया। अब जो डीलिंग होनी थी डायरेक्ट रैयतों से होनी थी, डायरेक्ट कृषकों से होनी थी, तो इट वॉज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द peasants. But it was decided for 30 years and fixed according to the land and crops. Almost half of the production would be given to the government. 30 साल के लिए लगभग ये फिक्स किया गया था और उन्होंने सोचा था कि अगर 20 या 30 वर्षों के बीच अगर लगता है ज़रूरत तो फिर इसको रेवेन्यू को रिवाइज़ किया जाएगा, और जहाँ की फसल जैसी है उस हिसाब से अलग अलग रेवेन्यू सेट किया गया, और लगभग 1/2 रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट लेने लग गई। ऑल्दो पीजेंट्स वर सेफ in this policy, but revenue was too high and taken by the British officers. दिखने में ऐसा लग रहा है कि अब किसान जो है ज़्यादा सुरक्षित हैं, ज़मींदारों का शोषण से बच जाएंगे, लेकिन एक तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जो ऑफिसर्स थे दे कलेक्ट द टैक्स revenue with the cruelty, so the officers were doing the work and their own profits like landlord. So now क्या हो रहा है, ऑफिसर उन किसको रिप्लेस कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड को, ज़मींदारों को रिप्लेस कर रहे हैं, और अब जो है वो ज़मींदारों की जगह वो खुद
फ़ायदा लेने लगे. Sometimes peasants taken the debt to the Mahajan to pay the revenue, and by this way they lost their lands. If there is any type of drought and famine, then to the peasants have to pay this revenue. मतलब एक तो कभी रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, जो महाजनों से कर्जा लेते थे तो उसके कुछ चक्र में फंस जाते थे और ज़मीन बेचनी पड़ जाती थी, ज़मीन से बेदखल हो जाते थे. और दूसरी चीज़ कि अगर किसी तरह की बाढ़ या अकाल की स्थिति हो गई तो भी उनको रेवेन्यू तो पे करना ही होता था. दिस पॉलिसी वॉज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ द पीजेंट्स. तो जो ऊपर से दिख रही थी कि फेवर से डायरेक्ट होगी, यहाँ पर केवल ऊपर का एक व्यक्ति बदला है, ऑनर बदला है, लैंडलॉर्ड की जगह पे ऑफिसर्स आ गए हैं, लेकिन द सिस्टम वॉज एज इट इज़. और जो क्या कहते हैं किसान है वो लगातार उनकी दुर्दशा हो रही है. द थर्ड सिस्टम वॉज द महालवारी सिस्टम. इन सम areas of Ganga Doab, northwestern parts Punjab, and traditional revenue system was applied which was called the Mahalwari system. उत्तर भारत के कुछ गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और पंजाब में एक पुराने चले आ रहे जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था उसको ही इम्पोज किया गया. दैट इज़ कॉल्ड द महालवारी सिस्टम, महालवारी व्यवस्था. इन दिस सिस्टम द रेवेन्यू वॉज डिसाइडेड विद द मुखिया और ज़मींदार who had taken the responsibility. Now this time क्या हुआ कि जो मुखिया है वो मतलब एनी जिम्मेदार पर्सन ऑफ दैट ग्रुप ऑफ विलेजेस, महाल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसमें से किसी बंदे को इस बात के लिए नियुक्त किया जाए ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक दिस अमाउंट फ्रॉम योर महाल. मतलब ये फिक्स अमाउंट है, आप अपने महाल से इतना फिक्स अमाउंट लेकर के हमको देंगे. कौन सा किसान कितना दे रहा है यू जस्ट डिसाइड. तो इन दिस सिस्टम द रेवेन्यू वॉज डिसाइडेड विद द मुखिया एंड हाँ, इट वॉज नॉट विद द पर्टिकुलर एनी पीजेंट्स. तो ये किसी किसान से ना किया जा रहा था बल्कि वहाँ के मुखिया से किया जाता. रेवेन्यू वॉज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द लैंड एंड क्रॉप्स. और ये जो राजस्व था ये अलग अलग था ज़मीन के हिसाब से और फसल के हिसाब से. एक जैसा नहीं था, जहाँ जैसी फसल होती थी वहाँ ज़्यादा हो जाता था, कम होती थी तो कम हो जाता था. ग्रुप ऑफ विलेजेस आर कॉल्ड द महाल. इनको ग्रुप ऑफ जो किसानों का गांव के जो समूह थे उनको महाल कहा गया. ऑल्दो सम चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर सम टाइम. ये जो पॉलिसीज़ थी महालवारी, रैयतवारी और स्थायी बंदोबस्त में समय समय पे कुछ परिवर्तन भी किए जाते रहे. दीज ऑल पॉलिसीज वर मेड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स. दे आर ओनली शोइंग द their own profit conditions of the peasants became very poorer than before. ये सारी की सारी नीतियाँ मैंने शुरू में ही बताया अंग्रेज़ों के हितों को ध्यान में रखकर, मतलब लाइबिलिटीज़ कितनी कम हो, रेवेन्यू कितना ज़्यादा है, ये दो उद्देश्य केवल ये पॉलिसीज़ बनाते हुए होते थे. यहाँ पर पीजेंट्स का कौन शोषण कर रहा है, फेमाइन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डॉट का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे वो कहीं भी कंसिडर नहीं करते थे. और इसीलिए काफ़ी लंबे समय तक ये स्थितियाँ चलती रही. हम लोग अगले टॉपिक में जब फेमाइन पॉलिसी पढ़ेंगे तो हम यही देखेंगे लगातार कई अकालों तक तो उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया. देन दे रियलाइज, बोले अकाल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, उसमें हम क्या करें. बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज़ कि नहीं, फेमाइन के लिए भी हमको कुछ लिबरल नीतियाँ निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो हम फेमाइन में भी टैक्सेस लेते हैं और इस तरीके से किसान जो है वो लगातार फंसता चला जाता है. न्यू चेंजेस केम इन इंडिया एग्रीकल्चरल. हाँ, कुछ और चीज़ें जो इसमें चेंजेस आए एग्रीकल्चर पॉलिसी में अदर देन रेवेन्यू, जो चेंजेस आए वो भी देख लीजिए. न्यू चेंजेस केम इन इंडिया एग्रीकल्चर. नाउ द लैंड कुड सेल और बाय. कभी भी भारत में किसानों की ज़मीन ना तो बेची गई थी ना खरीदी गई थी. जो किसान जिसकी जो ज़मीन होती थी वो उसका ऑनर होता था और अपने बेटे को जाती थी, बेटे से बेटे को जाती थी, इस तरह से ट्रांसफ़र होती थी. बट नाउ अगर वो नहीं रेवेन्यू दे पा रहा है तो जो रहन रखता था, गिरवी रखता था महाजन के पास, महाजन उस ज़मीन को ले लेता था और फिर वो किसी को भी सेल और कर सकता था. सो दिस सिस्टम वाज इन रिजल्ट ऑफ दीज पॉलिसीज़. न्यू कैश क्रॉप और ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय द ब्रेड बैटर प्रोडक्शन. कुछ जो है ऐसी नई उपजें लाई गई भारत में जो इससे पहले नहीं देखी गई थी, जिनसे आमदनी बहुत हो रही थी. लाइक ओपियम. एंड ओपियम पहले भी था बट उसको ओपियम को चाइना में ट्रेड करने का काम इन्होंने शुरू किया. अब ट्रेड करने के काम के कारण रेवेन्यू जनरेट होने लगा. एंड सिमिलरली कॉटन, chai, tea, cocoa, jute, indigo. There are some other cash crops produced by the Britishers, introduced by the Britishers for the farmers, and which were no doubt used for the export. इनमें से सारी चीज़ें लगभग एक्सपोर्ट के लिए ही एग्रीकल्चर की जा रही थी. नाउ इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स वर chosen according to the
सॉयल एंड क्लाइमेट एंड बेटर प्रोडक्शन, मिट्टी की जांच करके, जलवायु की जांच करके क्रॉप को लगाया जाना, साइंटिफिक तरीका जिसको कहते हैं, वो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करा भारत में। सो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, बट यू सी ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉफिट। चाय की क्लाइमेट यहाँ पर अच्छी थी तो इन्होंने चाय इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन चाय के कारण जो चाइना से वो चाय मंगाया करते थे और वहाँ से ब्रेक हुआ था, इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत के वो वाले हिस्से जहाँ पर चाय के लिए अकॉर्डिंग क्लाइमेट थे, वो चाइना जैसे ही, वहाँ पर उन्होंने चाय शुरू कर दी। तो चाहे चाय हो, जूट हो, कहवा हो या फिर इंडिगो हो, इन सब, इंडिगो पहले भी था, ये सारी चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं भारत में, ये सारी चीज़ें उनके अपने ही हितों के लिए हो रही हैं। नेवर थिंक अबाउट दिस कि हमारे लिए कैश क्रॉप है तो कैश फार्मर के पास है, फार्मर इज स्टिल पुअरर, वो अभी भी गरीब है। तो वो स्थिति थी, बट ऑल दीज थिंग्स एंड improvements were only for the Britishers because revenue was the prime source for the Britishers। तो ये जो सारी चेंजेस थे वो केवल ब्रिटिशों के हितों के लिए किए जा रहे थे, क्योंकि रेवेन्यू उनके लिए सबसे बड़ा स्रोत था इनकम का। एंड कंडीशन ऑफ पीजेंट्स deteriorated and soon they started रिवोल्ट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती गई एंड यू सी वेरी सून दे स्टार्टेड रिवोल्ट्स इन ऑल ओवर द इंडिया। हम लोग इस पीजेंट्स के विद्रोह और आदिवासियों के विद्रोह पहले ही पढ़ चुके हैं एंड यू विल सी कि ये लगातार जो न्यू पॉलिसीज़ एंड देन फेमाइन देन ड्रॉट, इन सब के कारण जो स्थितियाँ बनी, उसके ही कारण ये विद्रोह भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुरू हो गया। सो दिस इज़ द पॉलिसी, आप इसको बना लीजिएगा बच्चों, एंड इन नेक्स्ट पॉलिसी वी विल मीट सून।